भाई मुल्क की इकॉनमी जो है इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह ऊपर जा रही है। अभी सऊदी वज़ीर जो है सरमायाकारी के लिए 130 अरब रुपए की सरमायाकारी आपके सामने होने लगी है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो अनप्रेसिडेंट तारीखी जो है ना वो हाइट ली है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा रेमिटेंस जो है वो बढ़ रही है, बहुत ऊपर जा रही है। अल्लाह का फजल है, खुश होना चाहिए हमें इस पर। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, वो है इमरान खान साहब। और उस चक्कर के अंदर सारी बिसात हुकूमत फैलाती है। मतलब अभी ये जो आईनी अदालतों का मामला चल रहा है, इसको भी जोड़ा जा रहा है कि जी इमरान खान की पार्टी जो इलेक्शन चैलेंज करने जा रही है उसको रोकने के लिए तो जस्टिस मंसूर अली शाह ना बने चीफ जस्टिस। अगर जस्टिस मंसूर शाह बन भी जाए चीफ जस्टिस तो ये सुप्रीम कोर्ट वो वाली सुप्रीम कोर्ट ना हो, एक अलग सुप्रीम कोर्ट बना दी जाए ताकि वो इलेक्शन को चैलेंज ना कर सके। कल ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ फरमा रहे थे एक इंटरव्यू के अंदर, और आसमा साहिबा को भी इंटरव्यू दिया उन्होंने, आसिफ शाही साहिबा को, और उसमें उन्होंने आसमा साहिबा ने उनसे क्लियरली पूछा कि क्या खदशा है कि जैसे मंसूर अली शाह को अगर चीफ जस्टिस बना दिया गया तो वो जो है इलेक्शन का ऑडिट करा देंगे। तो उसमें उन्होंने ये कहा, ये सवाल पूछा उन्होंने आसमा शाही साहिबा ने, तो उन्होंने आगे से कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ये खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब पहली बार ये बात कही थी तो मुझे इस बात के इशारे मिले थे, दुआ है लड़ाई आगे ना बढ़े क्योंकि मामला इंतहाई सगी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कल बिलावल भुट्टो साहब आए थे मेहर बुखारी साहबा के शो में, वो फरमा के गए हैं, बल्कि सुनवा दें वो क्या फरमा के गए हैं, सुनवाएं जी। हमने ये पहली दफ़ा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार मतलब शेयर फिर आपने वो करता है, रिवर्स कर वो भी दिया ना इसलिए सर। कि ये पार्लियामेंट की मैंने विल गेट ऑन टू दैट, आई डिडंट रिवर्स एनीथिंग, बट आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. अच्छा, ये बड़ी मायने खेज बात है बिलावल साहब की कि वो कह रहे हैं मुझे ये एतमाद नहीं है कि मंसूर अली शाह जो है दूसरे जजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल करना क्यों है? आई फेल टू अंडरस्टैंड ऑन द बिहेस्ट ऑफ बिलावल भुट्टो अली जरदारी साहब या ऑन द बिहेस्ट ऑफ गवर्नमेंट क्यों चीफ जस्टिस ने बाकी जजों को कंट्रोल करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोल करना है। लेकिन इससे एटलीस्ट माइंडसेट चल रहा है पता गवर्नमेंट का कि वो इमरान खान या जो वो चैलेंज करना चाह रहा है इमरान खान की पार्टी इलेक्शन को, उसको लेकर एक नई अदालत बनाना चाह रहे हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन भी जाएं तो बाय ऑल मीन्स उनके पास वो पावर ना हो, वो दूसरी अदालत हो जिसका हैंड पिक्ड चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे, उनके जजेस भी उनकी मर्जी से लगाए जाएंगे। ये तो है छोटी पिक्चर। पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर ये है कि इमरान खान वर्सेस द स्टेट का मामला चल रहा है। इकॉनमी इंप्रूव हो रही है, स्टेट समझती है इमरान खान इररेलेवेंट हो रहे हैं। इकॉनमी एहतजाज की कॉल दी जा रही है। गंडापुर जो कॉमन सेंस के बरखिलाफ जिस तरह के वाकयात बता रहे हैं उसे बहुत से लोग तहरीक इंसाफ के अपने नाकदीन कह रहे हैं कि ही इज़ अ रॉन्ग नंबर, ही इज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं कि वो किस तरह हो गया कि रेंजर्स और फौज की मौजूदगी में दूसरी दफ़ा जो है वो ना मुकाम पे पहुंचे ना वो, और वो खैर आफियत से वापस भी आ गए, और वो स्पीचेस भी जो कर रहे हैं वो आईजी पंजाब के ऊपर या मरीम नवाज साहिबा के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। वो ना इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं ना वो फौज का नाम ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक तरफ हुकूमत कह रही आई इस्लामाबाद, एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि बेसिकली इमरान खान के अब ये जो धरने शरने की कॉल है, एहतजाज की कॉल है, इससे हमें कोई थ्रेट नहीं है, हम मजबूत हो रहे हैं, हम आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, हम नया कोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर सारे मामले जो है नए तरीके से हल होंगे, ना हमारा इलेक्शन का ऑडिट होगा, ना हम जो चाहे करते फिरेंगे। एक तरफ हुकूमत ये सोच रही है, दूसरी तहरीक इंसाफ समझती है गंडापुर की सूरत में एक नया हीरो को मिल गया है जो इमरान खान का जानशीन है। जब चाहेंगे अवाम को मोबिलाइज करेंगे, हुकूमत की दौड़े लगवाएंगे। जब इमरान खान कॉल देता है जेल के अंदर से इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, कंटेनर रख दिए जाते हैं, कंटेनर ना से रख दिए जाते हैं, मैंने उनको ड्रिलिंग कर दी जाती है कि हिले ना वहाँ से, पूरी कंट्री स्टैंड स्टिल पे आती है। तो वो है कि इमरान खान जेल से डील नहीं हो पा रहा हुकूमत से, और उसे पूरा हिला के रखा हुआ गवर्नमेंट को। ये दोनों पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के लिए। एक भी स्ट्राइक बकौल वजीर ख़जाना 190 बिलियन की पड़ जाती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम जानना चाहेंगे ज़रूर, आज पाकिस्तान में जब इकॉनमी ऊपर जा रही है, सऊदी सफ़ीर उनका डेलीगेशन आ रहा है, हमें IMF के कर्जे मिल रहे हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, तो पाकिस्तान इमरान खान को किस तरह डील करे, और इमरान खान पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इस वक्त, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट किस तरह डील कर सकती है, हुकूमत उन्हें किस तरह डील कर सकती है या डील नहीं कर सकती। ये तमाम चीज़ें इन पर डिस्कशन करेंगे, और क्योंकि इस तमाम चीज़ों का जो आगे कॉन्सिक्वेंस है वो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद ये आईनी तरमीम है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के चक्कर में पूरे दस्तूर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और पूरी सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ हो जाएगी। वैसे आबिशर अली साहब, सदीक साहब, लॉ स्टूडियो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है वो भी साथ मौजूद हैं। आबिशर अली साहब, आप एग्री करते हैं कि इमरान खान जो है उसने
तिगरी का नाम नचाया हुआ आपकी हुकूमत को, और उसने इतना टफ टाइम दिया और जेल ने भी उस पर कोई असर नहीं किया, जेल में बैठ के टफ टाइम दे रहा है सबको वो। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कोई जेल में टफ टाइम मिला हुआ है। टफ टाइम लेना है तो वो चौधरी शेर अली साहब मेरे वालिद साहब हैं, उनको मिले जाके। अच्छा, 4 साल उन्होंने अकूबत खानों में काटे, 6 महीने उनकी ज़िंदगी की टफ तरीन जेल थी जो अटक किले के अंदर थी जनरल मुशर्रफ के दौर में। वो 32 फुट उसकी हाइट थी, 6 फुट की वो कब्र थी, 0 का बल्ब था, और वो ये जिसमें आप मिनरल वाटर पानी पीते उसको आधा काटा होता था, वो नीचे से फेंकते थे, उसी में टॉयलेट आपको करना पड़ता। अच्छा, उसी में आपको सूरज नहीं मेरे वाले साहब को दिखाया गया, मेरे साथ खड़े जब उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे बाप ने मुझे इधर से पकड़ा, उन्होंने कहा मैं हूँ शेर अली तेरा बाप। आपने पहचाना ही नहीं? मैंने उनको नहीं पहचाना, उनके ब्रूजेस थे बने हुए यहाँ पे सर के ऊपर, 6 महीने सूरज नहीं दिखाया गया। इसको रखें वहाँ पे हुकूमत खाने में, इसकी होश टकाने आ जाए। इमरान खान को देसी मुर्गे पाल रहा है वहाँ पे बैठ के, एसी लगे हुए हैं, इतना बड़ा उसको कमरा दिया हुआ, मैगजीन पढ़ रहा है। शहनशाह वाली जेल है, ये कौन सी जेल है? इसमें तो जिसको मर्जी आप भेज दें। ये कौन सी जेल है? नवाज शरीफ का सेल देखा था आपने जिसमें अटक किले के अंदर उनको रखा हुआ था जनरल मुशर्रफ 99 में देखा वो जो, और उसके बाद जो सर्द खानों में उनके बच्चों को वो मरी के वो गेस्ट रूमों में छोटों में रखा जाके फुल सर्दी के अंदर। ये शाहिद साहब ये कौन सी जेल काट रहा है? ये जेलें कौन सी जेलें, ये कौन सी मुझे बताएं, ये कौन सा कोई हलाकू खान वाली जेल काट रहा है? ये करप्शन का बेताज बादशाह, करप्शन की हुई दास्तान है। फरा गोगी की करप्शन का हिसाब देना है, रियाज मलिक की करप्शन का हिसाब, 80 अरब रुपया पाकिस्तान के डकार गए हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो जेल काट रहे हैं। जेल किसको कहते हैं? उसको कहे जाके हिस्ट्री देखे, 13 साल मेरे वालिद ने जेलें काटी हैं तमाम डिक्टेटरशिपों के दौर में, अयूब खान से लेकर जनरल यहिया से लेकर ज़ियाउल हक से लेकर बेनज़ीर भुट्टो, जनरल मुशर्रफ, कौन सी है 13 साल जेलों के काटे हैं। इसने कौन सी जेल काटी है? बैठा अंदर एसी चला के। तो आपको तो उन्होंने फिर तंग किया है ना, इमरान खान तेरी का नाल चाया हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, और उसके बाद वो कॉल करता है और गंडापुर जो उड़ा के रख देता है पंजाब से लेकर तो केपी तक। आप मुझे बताएं, गंडापुर साहब को कहें, मेरा दिल तो नहीं करता उस बदतमीज इंसान को साहब कहने का, जिस तरह की वो केपी के सीएम है, उसको कहे सीएम की औकात में रहे ना जी। चढ़ दौड़ूंगा, मार दूंगा, वो सारे जत्थे तो शायद साहब वो केपी से लेकर आता है। आप मुझे बताएं कि वो अफगान बाशिंदों को वो जहाज साथ अपने जत्थों के लेकर आया, जो एम्यूनेशन था उनके पास, जो उन्होंने शेलिंग की, वो हमारी पाक फौज के पास नहीं है। हमारे पास उस तरह की चीज़ें नहीं है। वो जिस तरह वो तैयार होकर शहजादा आता है और वो कहता है जी चढ़ दौड़ो। आप मुझे बताएं कि उसको कह के जलसा करता है, उसको कहे जी पंजाब की अवाम को निकले। ना वो सिंध में जलसे करते हैं, ना वो सिंध में एहतजाज करते हैं, ना वो बलूचिस्तान में जलसे करते हैं, ना वो बलूचिस्तान में एहतजाज करते हैं। आखिर यही होम ग्राउंड रख के वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पहले चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था 2013-14 में, 14-15 में, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के कहने पे इन्होंने धरना दिया। लंदन प्लान के तहत इसने और तारुल कादरी ने उसको भी सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। आज भी शाहिद साहब वही ये लोग हैं, आज भी वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने के लिए उस जो कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज़ का कराची के अंदर, ये सारी वो बैरूनी ताकतें हैं जो हर कीमत पे चाहती हैं कि ये। लेकिन आपको लग रहा है कि इमरान खान ने तिगरी का नाम नहीं चाहा, गवर्नमेंट को पॉपुलर नहीं हो रहा, वो जेल में बैठ के पॉपुलर नहीं हो रहा। किस चीज की जेल है शाहिद साहब? नहीं चलो जेल, आजादी तो आपकी ले ली है ना भाई, आजादी तो ले ली हूं कि इसको इतनी छूट क्यों दी गई है? करप्शन करके, चोरी करके वो बैठा है। पॉइंट आ गया, मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म की छूट दी इस चोर को। अदर साहब, आपके ख्याल में जब अब इकॉनमी इंप्रूव हो रही है तो आपकी पार्टी की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि गंडापुर साहब जो है इस तरह गरजे ना बरसे, ना पख्तून कार्ड इस्तेमाल करें, ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के लिए धरनों पे काम। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में? अच्छा, मैं हैरान होता हूँ जनाब, वैसे ही पिछले 2.5 सालों से तो आपने देखा नहीं इकॉनमी इतनी उबल बुल के बाहर आ रही थी। अब तो अच्छी हो रही है। नहीं ओहो, मैं 2.5 साल का हिसाब देने लगा हूँ ना आपको। इतनी ज़बरदस्त इकॉनमी हुई कि डॉलर जो है वो मुफ्त मिलने लग गया, आटा, चीनी, नमक, बिजली सस्ती हो गई है। आपको पता नहीं है शायद,
चले मैं वो बिल आके दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये जो इकॉनमी का ये जो है ना चार्टर ऑफ इकॉनमी और ये जो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं ना सर, ये कान सुन सुन के ना थक गए हैं। अब आवाम इससे बेवकूफ़ नहीं बनती होता ना, यानी हमने अच्छा जनाब मेट्रो ऑरेंज बना दें, 350 अरब की मेट्रो ऑरेंज बना दी और उसके बाद हालत आप देखें अभी तक आप कर्जा नहीं उदा पा रहे। अभी भी आप देखें मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा हो चुका हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये छोड़ें, ये थोड़े से फिगर अच्छी बात है, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता, ये मुल्क की इकॉनमी मैं कह रहा हूं आप थोड़ा पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव क्या होना है छोड़े सर, क्या करें हम कहें कि जनाब ये जो कुछ हो रहा होने दें, तो आप क्या कर लेंगे? अब मसला ये है कि इस वक्त तो इमरान साहब के एहतजाजी कॉल में ना आपकी लीडरशिप आ रही है, ना लोग आ रहे हैं, सिर्फ गंडापुर आ रहे हैं सरकारी जराए पे, तो वो भी तो एक्सपोज ही हो रही है ना, उसका फायदा क्या हो रहा है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। अच्छा, मैं अभी ना अभी आज कल मैं आया हूँ इस्लामाबाद कहाँ से? अच्छा, इस्लामाबाद से 2 खंदके हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन है एक्सप्रेस वे के ऊपर। वो आपने तो शायद कंटेनर देखे नहीं, मैंने देखे भाई, मैंने देखे, वकील नहीं देखे ना आपने, वो आपने लोगों को पकड़ना नहीं देखा, आपने लोगों के पर्चे नहीं देखे। आप यानी हम कह तो रहे हैं कि अफगानी आ गए हैं, भाई अफगानियों की सारी अफगानियों ने आकर डिटेलें बता दी कि 2 दिन पहले क्या किया आपने क्या कुछ किया, और डरते क्यों इस बात से? मैंने तो पहले दिन ही कहा, आज भी मैं कहता हूं आए जुडिशल इंक्वायरी करा ले, पता चल जाएगा आपको। और डरना देखें मजा तब है ना कि जब आप ये छोड़ें इस बात को, एहतजाज आप जलसे की इजाजत तो देते नहीं, क्या करते हैं शहर के कोने में जाके करो। उसके बावजूद यानी मैं लास्ट टाइम जो लाहौर में हुआ, रिंग रोड के ऊपर मैं मोटरवे पे आपको 12 बैरियर क्रॉस करके गया हूं, मुझे अंदाजा है। लेकिन ये बातें आप छोड़ दें, इन्हें तो डर नहीं होना चाहिए किसी को भी ना, किसी गवर्नमेंट को कोई डर। इलेक्शन ऑडिट करवाएंगे नए चीफ जस्टिस? सर मेरी नया चीफ जस्टिस का इशू नहीं है जी, ये जो एक कंट्रोवर्सी की जा रही ना, मैं बिलावल साहब को तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं, मेरा चीफ जस्टिस, यानी फिर इसका मतलब है जस्टिस काजी फाइज साहब उनके चीफ जस्टिस थे। बड़ी साफ सी बात है, उस गवर्नमेंट के यानी बातें बड़ी कहते रहे डिवॉल्व की। इलेक्शन का ऑडिट करवाना प्लान है सर? इलेक्शन चल रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, और ऑडिट तो होना ही होना है, उसमें हमारे कहने से क्या है? यानी इस वक्त तकरीबन कोई 350 के करीब अपीलें पड़ी हैं इलेक्शन अपील की, वो डिसाइड तो होनी है ना। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लेके जा रहे हैं कि पूरा इलेक्शन ही खोल दिया जाए? सर वो मेरी एक बात सुने, वो देखिए वो वाली पिटीशन है जो धांधली वाली है ना, नॉमिनेशन पेपर के साथ क्या हुआ, कहा जाता था जनाब कि जनाब इनको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, इनको हम नहीं कहते थे। आज हम रो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि एस्टैब्लिशमेंट ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो भाई हम भी तो यही कह रहे हैं ना, ये जान छुड़ा ले इस एस्टैब्लिशमेंट से आप, भाई चले हमने कसूर कर दिया, पिछले 85 मांग ले सर, 85 गली से निकल ले, मसला हल। सर ये माफी मुफी कोई नहीं मांग रही। अच्छा, माफी नहीं, ये कोई माफी मुफी का चक्कर नहीं है। अब जो बातें आगे जा चुकी हैं, यहां पर देखें एक हार माननी है किसी एक को। अच्छा, ये पोजीशन हो चुकी है, जीरो सम गेम है सर, किसी एक को हार माननी है। तो मैं आपको बताऊं, फौज तो भी हार मारती हुई नजर नहीं आ रही। फौज की बात नहीं मैं कर रहा सर, तो फौज से ही है ना, और किससे? एस्टैब्लिशमेंट बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं, फौज ही है, मैं खुल के बता रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट एक चंक है फौज का, लेकिन उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है आपकी। नहीं, फौज एस्टैब्लिशमेंट में जी हम जब बात करें फौज की बात करें, फौज अभी हार मानने के मूड में। देखिए फौज माने या माने हमारा ट्रेनिंग हुई होगी सर, हमारा ये इशू नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं एक को हार माननी पड़ेगी सर। वो देखिए वो मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं एज ए होल, कि वो एस्टैब्लिशमेंट कि जिसने इस मुल्क को यहां तक लाके खड़ा कर दिया। और हम नहीं कहते थे वोट को इज्जत दो का नारा जो भी लगाएं, 85 से लेकर आज तक इस मुल्क में जो हालात होते रहे हैं, हमें बताया गया ये करप्ट लोग हैं, मुल्क तबाह कर दिया। और आज हम सारे जाकर जब खड़े होते हैं ना, भाई उनकी हुकूमत बनी हुई है, वो करप्ट कही जाए उनको। देखिए वो हुकूमत इनकी नहीं, वो हुकूमत है मोहसिन नकवी की और फैसल वाडा की, माजरत के साथ। इनकी हुकूमत नहीं है, ये 2 बंदों की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब का सर वो मेरी एक बात सुनिएगा, मैं किसी को मुलाजिम नहीं कहना चाहता, अब ये छोड़ मुलाजिम, हाँ मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, आप छोड़ें इस बात को। सवाल ये है कि इस वक्त आप देखें ना, सारी चला कौन रहा है? मोहसिन नकवी चला रहा है, फैसल वाडा आके जो बात कर रहा है। जेलस तो नहीं फील करते कि अब नवाज शरीफ तो नहीं है सामने, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है? नहीं, देखिए वो उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त है इररेलेवेंट। अच्छा, वो इसलिए इररेलेवेंट है, वो डील करके गए, डील करके आए, और वो देखे ना। और आप कह रहे हैं इमरान खान ने ये नहीं किया, तो मतलब ये प्लस पॉइंट है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान अगर डील करके कब का चला गया होता, तब तक एक मामले होने थे। अभी भी देखे ना केस को, जब केस खत्म होने वाले हैं, यानी आज सिर्फ देख लें आप क्या केस रह गया था, बुशरा बीवी के अगेंस्ट क्या रह गया था, जिसकी जारी नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुर्जा सोलंकी साहब, एक तो जरूर एक तजिया कीजिएगा कि इस वक्त 2 अहम तरीन लीडर जो है वन वे और दी अदर में मंजरनामे पे नहीं है। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक कहा जा रहा है वो इररेलेवेंट इसलिए हो गए कि उनको वोट नहीं पड़ा,
इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन उस तरह इररेलेवेंट है कि फिजिकली वो एक जेल के अंदर बंद है और वो बाहर निकल सकता है। उनकी पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोगों को लाकर कोई इनकलाब बर्पा कर दे। एक तो उसका जरूर जवाब दीजिएगा दोनों लीडर्स के कंपैरिजन का, और दूसरा मुझे सर सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपके नज़दीक ये मामला किस तरह जाता नजर आ रहा है। इमरान खान के एहतजाज की कॉल से हुकूमत हिलती है या एहतजाज से तहरीक इंसाफ एक्सपोज होती है, ख्वाह वो गंडापुर साहब की सूरत में हो या अवाम के उस तरह ना आने की सूरत में हो जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है? देखें, जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में वो इस सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं, और अभी भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़लस्तीन के मामले पर, जी तो उसमें वो मौजूद थे और वो इस पूरे निज़ाम का हिस्सा हैं। ये दुरुस्त है कि PTI ने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि वो इस मामले पर अपने आप को अलग करें, बावजूद इस बात के कि PTI पे तनकीद होती रही है कि वो इसराइल के बहुत करीब हैं, ख़ास तौर पर उनका जो साबिक ससुराल है जहाँ पर उनके बच्चे अभी भी मौजूद हैं, और इसके अलावा भी कि जी वो उन्होंने मुहिम चलाई थी। ठीक, जी साबिक ससुराल की ही बात कर रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो गैर मुतालिक हैं। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है तो उनकी जमात जो है वो मौजूद है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, सेनेट में उनकी मौजूदगी है, कौमी असम्बली में उनकी मौजूदगी है, पंजाब में उनकी मौजूदगी है, तो वो उनकी जमात तो सियासी निज़ाम का हिस्सा ज़रूर है। खान साहब सियासत से बाहर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि किसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस्तेमाल करें इस निज़ाम को गिराने के लिए, लेकिन हर दफ़ा जिस तरह से गंडापुर साहब पतली गली से निकल कर भागे हैं, तो अब वो खुशियाँ मना रहे होंगे कि आजकल खान साहब से रब्ता नहीं हो रहा, तो ये ना हो तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उनको मुसीबत में ही डालना है। जहाँ तक उनकी जमात की ताकत का ताल्लुक़ है, वो आपने देख लिया है, ये सारे जो इनकलाबी थे वो किस तरह से पंजाब से भी और इस्लामाबाद से भी भागे, और जो वर्क फ्राम होम चला रहे थे, रिमोट कंट्रोल से जो इनकलाब था, उसका जो हशर है वो कौम ने देख लिया है। बाकी जहाँ तक मईशत की बात है तो बेहतर होगा कि आप किसी माहिरीन नहीं, मैं आपसे मैशत का पूछ नहीं रहा, मुझे बताइए आपको कुछ सर समझ आया कि व्हाट इज गंडापुर फिनोमेना क्या हुआ? सर ये कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं कामरान शाहिद सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी क्या हो गया? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं इकॉनमी में आप सवाल ही पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि गंडापुर फिनोमेना समझ नहीं आ रहा। एक तरफ कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ को एक नया जानशीन मिल गया कि अगर इमरान खान बंद भी है तो एक सुपरस्टार पैदा हो गया जो ललकारता है सबको। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ही इज द रॉन्ग नंबर, ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो मिले हुए हैं दूसरों के साथ। आप क्या समझे, कौन है गंडापुर? हु इज गंडापुर? देखें, ये बात आप PTI के कारकुनों से पूछें तो वो आपको बता देंगे कि वो इस्लामाबाद भी जब आते हैं तो उनका दिल जो है वो पिंडी में होता है। और वो उनकी जो सियासत है वो किसी तरह से बच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 3 दिनों में जो इन्होंने पैदर पे मुतज़ाद तकरीरें फरमाई हैं, वो दरहकीकत अपनी पार्टी के जो कारकुन हैं उनको ज़रा उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की है। मजबूरी ये है खान साहब के पास कि अभी अगर इस मरहले पर कोशिश भी करेंगे कि गंडापुर को हटाएं तो ख़ुद उनकी जमात और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो बात यह है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन है, वो उनको इक़्तिदार का मज़ा आ गया है, तो बाकी जो उनकी जो तकरीरें हैं वो तफरीह के लिए ठीक है। बिल्कुल ठीक। आबिद भाई, आपको देखें, फैसलाबाद का पूरा रीजन तहरीक इंसाफ ने लपेट दिया और आपकी पार्टी के वहाँ के लोगों ने कहा कि हम मानते हैं जी हमारे साथ ये हुआ कि वोट हमें नहीं पड़ा। और मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी एक धचका तो लगा कि जितना वो समझते उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी ज़ाती, और वैसे उसके बावजूद उनको वोट उसका नहीं पड़ा। इमरान खान दिन ब दिन पॉपुलर होते गए, जेल में बैठ के ही पॉपुलर है। और उनमें एक बड़ी बात आपको लगता है कि ये भी है जो जिसका अजहर सदीक साहब ने कहा कि
उन्होंने कोई एनआरओ नहीं किया, उन्होंने कोई डील नहीं की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज की डेट तक, इसलिए उनकी पजीराई बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी लोग डील करके चले गए। शायद साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा, ठीक है, लिया वोट हमने लिया, हार जीत तो होती रहती है, हाँ, नहीं, पार्ट ठीक है, ऑफ तो पॉलिटिक्स। लाख वोट पड़ा, सही वोट पड़ा ना फिर। 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया और अल्लाह के फजल तक आप इमरान खान की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब मुझे बताएं, कभी एनआरओ नहीं मांगता तो क्या मांगता है? अक़वाम मुत्तहिदा के तरले मिन्नतें कर रहा है जी कि मुझे यहाँ से निकलवाएं, फिर कभी यूरोपियन यूनियन को कहता है, कभी अमेरिका बहादुर को कहता है। एक तरफ तो ललकारता था जी एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा ललकारता था। फ़लस्तीन के हक़ में इनको चाहिए था कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हमसे जितने भी इनके इख्तलाफात थे मौजूद रहते, फ़लस्तीन के कॉज के लिए आते, क्योंकि इनको डर था कि इनके जो बुज़ुर्ग है जिनका ज़िक्र सुलंगी साहब ने किया, इसराइल, इनको ससुराल, वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए ये फ़लस्तीन के कॉज में नहीं शामिल हुए। ये इन्होंने अपने इमरान खान इतना ज़रूरी है पाकिस्तान से इनके लिए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान की इकॉनमी शायद साहब आग लग जाए उसको। इनका फ़िलासफ़ी यही है कि जी इमरान खान। ये भी हजूर जनाब मोहतरम फरमा रहे थे डॉलर की शायद की नरें, इनको पूछें बिजली की कीमतें किन की दौर में ऊपर गई, डॉलर किसके दौर में ऊपर गया? अब ये कहेंगे जी पिछली हुकूमतों का कसूर है। 3.5-4 साल इनके पास रहे, सारे अदलिया आपके साथ, वो करप्ट तीन जो माजी के चीफ जस्टिस साहिबान थे। अजहर जमाली साहब का आपने सुना इंटरव्यू, जो एक्स चीफ जस्टिस थे जी। उन्होंने वो करतूत बताए उन चीफ जस्टिसों के जो मकरू चेहरे थे पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बदनमा दाग थे, जिन्होंने अदलिया को बेचा, जिन्होंने आइन को रद्द किया, उनकी बात करते हैं ये लोग। और ऊपर से कहते हैं जी कि हम अदलिया को फोल्ड करना चाहते हैं, हम अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं। ये इस तरह की अदलिया थी जिन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दे दी। क्या कसूर था? उन्होंने अजहर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी कि ये अकामे का तो रेफरेंस ही नहीं था, जैसे इनकी पिटीशन ही नहीं थी वो स्पेशल सीटों की, उस तरह वो पिटीशन में शामिल। अच्छे जजेस आ गए ना, अब आप सुप्रीम कोर्ट को रैप अप कर रहे हैं अच्छे जजेस के बावजूद। मेरी बात सुने शाहिद भाई, वो जो कम वक्त वो 3-4 जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने पाकिस्तान की बैसाख भेजी, इनको किन्होंने आईनी हक दे दिया कि एक ये 2 लोग बैठ के 26 करोड़ अवाम के वजीर आजम को कहिए आप घर चले जाए? ये कौन होते हैं? ये अपनी तनख्वाह कम करने के हक में नहीं है, ये अपनी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए हक में। ये कौन होते हैं कि एक कलम की जुम्बिश में लिखते हैं कि वजीर आजम, आप वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान के? ये इसलिए वजीर आजम नहीं है कि उस वक्त तो आपने भी सपोर्ट किया था कि आप इन जजेस के लिए हमायत करते हैं कि ये पार्लियामान इनके साथ खड़ी हो जाए, इन जजेस के लिए जो अपने पीर को बेचकर एक डिक्टेटर के पीछे लगकर आप अपने सियासी निजाम को उल्ट पुल्ट कर दें। नहीं शाहिद भाई, मैं नहीं बात, गलत जजेस जो है ना, मैं नहीं बात, मेरी बात सुने, अच्छे जजेस से ये लोग हमें दर्श देंगे कि आला अदलिया, ये उस वक्त छुप गया था इमरान खान जब आला अदलिया की बहाली के लिए नवाज शरीफ आपकी आंखों के सामने लाहौर से निकला था। इमरान खान छुप गया था, इनकी पार्टी छुप गई थी सारी। कहां थे इनके ज़मीर उस वक्त? नवाज शरीफ लड़ा आजाद अदलिया के लिए, तो इफ्तिखार चौधरी बड़ा आजाद अदलिया था, उसने जो तबाही फेरी है, तबाही की होगी, मैं नहीं कहता नहीं तबाही की। हम आजाद अदलिया के लिए लड़े थे, हम किसी जज की तो अब अदलिया को आजाद रहने देना, अब तरमीम लाके उसको सब्जुगेट कर रहे हैं। अब आप तरमीम लेके आ रहे हैं। इस चीज की इजाजत नहीं देते जजेस को कि 26 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम को कहे जी आप घर चले जाए। नहीं तो मेरी बात आप दुनिया में कहां जो आप नहीं मुझे बताया शायद साहब दुनिया में कहां सवाल तो लेना, दुनिया में कहीं नहीं भी होता। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाहल करा दिया, इसको आप मेंशन कर रहे हैं बार बार, उस वक्त तो आपकी पार्टी पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई थी और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको कौन रिजाइन करे, इंप्लीमेंट करे। 1 मिनट जी। दूसरी बात ये सर कि मुझे सिर्फ ये समझा दें कि जो नई कहे कि जी आप अदालत से इख्तियार ही वापस ले लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इख्तियार वापस ले लें कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप इसका घर ही भेज सकते, फिर तो आपकी बात समझ में आती है। आप तो एक नई सुप्रीम कोर्ट लेकर आ रहे हैं या एक नई आईनी अदालत लेकर आ रहे हैं, उसकी गारंटी कौन देगा कि वो वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजेगा? शाहिद भाई, लाखों लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े इन अदालतों में, लोगों की 6-6 नस्लें खत्म हो गई हैं।
किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जी आप इंसाफ नहीं मानते, आप मुझे बताएं, लोअर कोर्ट से शुरू करें ना। हमने करें, आप मुझे बताएं, एक आखिरी बात, ये रिफॉर्म्स किसने लानी है जुडिशरी के अंदर? ये बैठते जज साहबान, ये 2 घंटे आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। अदर साहब, अगर ये तो एडमेंट है, ये तो लेके आएंगे मौजूदा तरमीम, और पोजीशन ये होनी है कि अगर काजी फाइसा साहब के सामने आ गई तो वो चैलेंज भी नहीं हो सकेगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर काजी फाइसा होंगे वो तो पार्लियामेंट को बहुत मानते हैं ना, आप जानते हो उनकी महानता को पार्लियामेंट की। तो ये तरमीम पास होगी इधर से, उधर से जो है वो नई अदालत बन जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँ। देखिए, जब तक आपके पास एविडेंस ना हो ना, हाँ, हम टीवी फोरम पे या नेशनल फोरम पे सोलंकी साहब ने ससुराल हाईली ऑब्जेक्ट दीज वर्ड्स ही, कोई एविडेंस नहीं है। फ़लस्तीन के मामले में जितना बेहतरीन केस इमरान खान ने लड़ा, ये तारीखी बात है। अभी देखें ना, फ़लस्तीन के बारे में ये हमें बताएंगे, मुश्ताक गनी के साथ बता दें को फ़लस्तीन के मामले में कुछ जलसा जुलूस बाहर निकल दिया, उन्होंने मार मार के अदमुआ ना कर दिया, ये बताएंगे। वो 4, 5, 7, 8 शक्लें लेकर बैठ जाएं हम एक जगह बैठ कर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, आगे बताएं क्या किया। नवाज शरीफ ने कहा कि अब मुस्लिम उम्मा को अपनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरी बात सुने, ये फ़लस्तीन का मामला कब से चल रहा है? कब से हुकूमत आ गई? कब से इनकी हुकूमत? 2.5 सालों में बता दें कि फ़लस्तीन के हवाले से क्या आवाज़ उठाई है। ये छोड़े इस बात को, ये बेवकूफ नहीं बनने इस पे आ जाए ना अदालत पे। मैं पहले बता रहा चलो, ये जो इस्राइल का और मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, इसराइल, अगर इमरान खान से, वो तो कब के इमरान खान को ले गया होते, यानी ये अगर ये बातें नहीं छोड़े ना, इमरान खान फ़लस्तीन को आज़ाद करा सकते हैं ना नवाज शरीफ साहब करा सकते हैं, ये तो एम को जनरल में कुछ सोचे अगर इस तरह। देखिए, 2-3 बातें इस्लामोफोबिया के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, कोई बुरा लगे या अच्छा लगे, जो हकायक है वो होगी सर। अब आगे आ जाए, अब छोड़ दे फ़लस्तीन का पीछा, उसकी माफ जान छोड़ दे। एक बात और कर दूं, किसी जज के बारे में अगर इख्तलाफ है ना, किसी जज ने अगर गलत फैसला किया है ना, बड़ी बातें हमने सुनी जजों के बारे में, किसी जज के बारे में कुछ कर सके आज तक? बड़ी बातें हुई हैं, यानी वो ठीक है, रिटोरिक अच्छे हैं, रिटोरिक करते रहे। अब मैं आपके सामने जस्टिस काजी फाइसा के 15 फैसले सुना सकता हूँ, जो हमें पहले दिन से पता थे। आप देखें, इसी पार्लियामान ने 8 कानूनी तरमीम आज भी मैंने चैलेंज की हुई हैं, सेक्शन 57 में। मैं उनमें आप करेंगे क्या जब तरमीम हो जाएगी? आपको तो अपनी पार्टी के अंदर लोटे जिन्होंने मिल जाना है। देखिए, मैं बताऊं, जहां तक एमएनएस वगैरह का था, वो रोका था ताकि पार्लियामेंट की तरमीम जो है ना, ये होने से पहले तो होगी सर, जब होगी तब देखी जाएगी। दूर के डोल सुहाने हैं, ये कोई नहीं। आप क्या करेंगे? लॉयर्स क्या करेंगे? मेरी बात सुनिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर फ्रंट लाइन पे आकर खेला तो फिर हालात कुछ और है। अगर फ्रंट लाइन जहाँ खड़ी है ना, एस्टैब्लिशमेंट जहाँ खड़ी है ना, आज वहीं खड़ी रहे, इन्हें क्या अपने जोरे बाजू से तरमीम करा के दिखाएं आप, फिर देखते हैं तरमीम कैसी होगी। ये रिकॉर्ड भी बातें हैं, और हम आगे चलते हैं इस बात को। लॉयर्स की बाकायदा इजलास हो चुका हुआ है, लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो चुकी हुई है। अभी देखे ना, आप एक आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, वो आईनी तरमीम ऐसी थी कि हमने ना भेड़ बकरियों की तरह नेशनल असेंबली के मेंबरान को, सेनेट को बैठाई रखा कि आ जाएगी, आज ही पास करनी है। नहीं हुई वो तो। सर बड़ा जरूरी पॉइंट है। पता 54 उसमें शिक्के हैं, मैंने सारी शिक्के पढ़ी, मैंने तो चूंकि चैलेंज किया हुआ। अब तो तमाम हाई कोर्टों में चली गई है कि वो शिक्के पहले बताएं कौम को कि है क्या। 18वीं तरमीम पहले चैलेंज हो सकती है, पहले तरमीम अभी आई नहीं कोर्ट। उसकी 3 वजह समझें। देखिए ना, जैसे अभी आपने एक सवाल दिया कि फेडरल कोर्ट आ जाएगी तो चैलेंज नहीं हो सकती ना। आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन आप एनहांस तो कर सकते हैं, ये लफ्ज बड़ा वाज़ेह है, ये आपको फेडरल लेजिस्लेटिव। लेकिन करेगा कौन तय? जब काजी फाइसा अगर चीफ जस्टिस होंगे, तरमीम पास हो जाएगी, उसके बाद आप लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट कहेगी ज्यादा नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब तो नई आईनी अदालत बन गई है। देखिए ना, क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है कि यही तरमीम को हवाले से ये कहा जाए क्या हमारे पास हाई कोर्टें नहीं है, हमारे पास सुप्रीम कोर्टें नहीं मौजूद है, हम फिर भी इस मामले को कोर्टों में लेकर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन उससे पहले तहरीक शुरू हो चुकी है। आपके लॉयर डिवाइडेड है सर देखिए, मेरी बात सुने, लॉयर डिवाइडेड नहीं है। पीडीएम की हुकूमत जो एस्टैब्लिशमेंट के सरों पे चल रही है, जो उनके घुटनों के साथ लटक के दौड़ती फिर रही है, उनके साथ अगर जो आज़ाद और खुद मुख्तार। अभी आज मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, हसन पाशा साहब वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने कहा ना किसी एक्सटेंशन, ना जस्टिस काजी फायजी साहब, ये लफ्ज उन्होंने कहे। तो लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे? नहीं, देखिए, लॉयर्स मूवमेंट भी चलेगी। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको बताना चलूँ, आइन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट। यानी यहाँ मैं ना आज बैठे देख रहा था मिसाक जमहूरियत, उसमें लिखा है कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग होने नहीं देनी।
तो कौन होने दे रहा है? अभी क्या हुआ? इमरान खान भी अभी क्या हुआ? signatory। अभी क्या हुआ? बताएं इनको। अभी क्या? नहीं मुझे पता है, नहीं मुझे पता है। तो सेनेट वो में बकायदा। किसने तोड़ी वो? अच्छा, और एक और बड़ी जबरदस्त बात है। पूछे एक ब्रेक के लिए जाना नहीं चाहूंगा। सिर्फ एक बात खत्म कर दूं। सेनेट में किसने तोड़ी वो? 18वीं माजी में नहीं बात करते नहीं क्यों नहीं करनी? 18वीं अभी हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने बात की। मैं अब खत्म कर लूं बाद में। सेनेट में क्या 18वीं किया तरमीम में इतनी बड़ी तादाद थी, 9 महीने लगाए बैठे हुए। क्या उस वक्त फेडरल नहीं आई उनकी मर्जी जब भी आई, मैं ना सर रहना, उस वक्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड रद्द कर दी गई। अगर बनाते उस वक्त आप नहीं बनाई, अब बना रहे हैं आपको सर, कंट्रोल करने के लिए। ये 18वीं आपको समझ नहीं आ रही बात? ये 18वीं आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया हाँ, जा रहा है। ये आपकी कहना, हरकतों को कंट्रोल। असल हाँ, ये ना, ये असल बात ये है। और ये मुर्जा सुलंगी बताएंगे। और ये एस्टैब्लिशमेंट का जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी है भाई, आप सीधी सी बात सभी है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी रहे। मेरी एक बात कौन ऐसा है जो खिलाड़ी नहीं है? देखिए मैं जो इमरान खान साहब, किसके सर पे आए थे बैठ के? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, नहीं, कह ले आप। नहीं, 85 से ये लेकर खुद आगे अब थे। तक एस्टैब्लिशमेंट के सबसे जो खिलाड़ी नहीं, है ये खुद आए। को जारी रहने दे। ये आप खुद आए थे। फिर इस मुल्क का जो ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ एस्टैब्लिशमेंट बुरी हो गई, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ बाहर है, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ एस्टैब्लिशमेंट चंगी हो गई। गल सुनो, एक गल बड़ी वाज़ेह है मैं ब्रेक ले लूंगा। कमरान भाई, एक बड़ी वाज़ेह ब्रेक है लैंड दो, कि बाकी बात एस्टैब्लिशमेंट जिस हद तक होने चली गई है ना, ये मुल्क से चंगा नहीं। उसे ज़ियाउल लगता फिर दौर नहीं देखा। वो मैं एक ब्रेक सर, लूंगा, ज़ियाउल मुर्जा लगता सुलंगी प्यारा दौर है बताएंगे जी। फैक्ट्स कहाँ गलत हैं। और ये कानूनी आईनी जंगों में अभी पड़ गए ये लोग, मैं तो हैरान हूँ। मुर्जा सुलंगी साहब, हर तरफ बात यही चल रही है कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक सियासी खलफशार मौजूद है। ये मौजूद रहेगा जब तक PTI समझती है, जब तक इमरान खान अंदर है तब तक ये रहेगा, इनको चैन नहीं आएगा। और हुकूमत समझती है कि जब तक वो अंदर रहेंगे, इमरान साहब, जब तक स्टेबिलिटी रहेगी, अगर ये बाहर आ गए तो ये तो चैन से जीने नहीं देंगे। क्या हाल है सर? आप भी हुकूमत में कुछ अर्सा रहे, आपने बड़ा अच्छा निगरान सेटअप आपने गुजारा, हमने तो बड़ा अच्छा आपके साथ वो टाइम देखा। आप क्लोज से देखते चीज़ों को, आप इस स्टोरी का एंडिंग क्लाइमेक्स क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए क्या होगा, इमरान के लिए क्या होगा, हुकूमत के लिए क्या होगा, इदारों के लिए क्या नजर आता है आपको? देखें, इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है सर, वो आप किसी भी माहिर मईशत से पूछें तो वो आपको बताएगा कि जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ हैं। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। चाहे स्टॉक मार्केट, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस आज के जो आए हैं तो वो तो बेहतर हैं। अगर ये हुकूमत किसी मरहले पर अवाम के गुस्से को दावत नहीं दी तो ये जो तमाशे हो रहे हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस हुकूमत का। और ख़ास तौर पर SCO के बाद जब ये आईनी तरामीम हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दे देगी, ये एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ सर कि मेरे भाई अभी कह रहे थे कि जी आप बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम ना लगाएं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि एक खातून थी, उनका नाम है आसमा हदीद। अगर आपने नाम नहीं सुना तो गूगल कर लें, अच्छा, यूट्यूब पे। वो PTI के MNA थी जिन्होंने खड़े होके कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आप इसराइल को तस्लीम करें, और आज तक उसकी न मजम्मत हुई है न उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। अच्छा जी, आगे चलें। ठीक। बहुत सारे हमारे सियासी रहनुमा जो है वो जेल में गए हैं और कई कई साल गुजारे हैं उन्होंने। आज तक किसी इसराइली अखबार में जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए कोई मज़ामीन नहीं आए। एक साहब होते हैं, उनका नाम है ब्रैड शर्मन, अमेरिका में। ज़रा उनको गूगल कर लें कि इसराइल के सबसे बड़े हामी वो हैं और इमरान खान के भी वो सबसे बड़े हामी हैं। 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में गई तो जैक गोल्डस्मिथ की जो टाइम लाइन है वो निकाल लें कि किस तरह से वो आंसू बहा रहे थे। फास्ट फॉरवर्ड करके अभी आ जाएं, अभी वो किस तरह से इसराइल की हिमायत में वो कह रहे हैं। आज तक उन्होंने जैक गोल्डस्मिथ की मजम्मत नहीं की, बल्कि उनके लिए जाकर इलेक्शन की मुहिम चलाई अपने बेटों के साथ। आज तक उस पर माजरत नहीं की। इनके जो ट्रंप साहब जिसके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि वो आएंगे और
आकर जो है वो हमें बाहर बातें कर सकता निकालेंगे। हूँ आपके लिए। उन्होंने 2-3 दिन पहले क्या कहा है कि जी इसराइल को चाहिए कि वो ईरान की जो एटमी तनसीबात है उन पे हमला करे और उनसे ये उम्मीदें लगा के बैठे। ठीक है, आपके पास सबूत जेरेड सारे कुशनर आपके का हिसाब नाम से। सुना क्या है? ये सबूत है? मैं उनके चैलेंज और करता हूँ जुल्फी इन्हें। बुखारी के क्या मैं चैलेंज ताल्लुकात करता हैं? हूँ इन्हें इस बात के। इनकी अपनी ये सबूत हुकूमत है? के अंदर ये लेकिन ये बात तो आप चाहते हैं कि ट्रंप आ जाए ताकि इमरान बाहर हो। यार छपी खुदा रहा है इसराइल यार के और कमरान भाई, बरतानवी वो अखबारों में कि जाती किस तरह से गुस्सा- इसराइल का जहाज जाती खुफिया तौर गुस्सा पर जो है ना, इस्लामाबाद जाती में उसने गुस्सा लैंड किया। मुर्जा अच्छा नहीं सोलंकी होता। साहब को क्या जाती आप गुस्सा है? जाती गुस्सा है बहुत। अब और यानी ये जो आगे बातें चले कह रहे हैं जाएं। वो आप, एनालिस्ट जुल्फी है, बुखारी के जर्नलिस्ट है। हवाले से ये- खबरें छपी कि एनालिस्ट वो थे, ब्रिटिश पासपोर्ट निगरान पर हुकूमत में इसराइल आ गए गए, और आज उन्होंने हुकूमत की मोसाद बातें के कर रहे सरबराह से हैं, मुलाकात एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे ये हैं। सारी चीजें आपके सामने हैं। ये मैंने नहीं बनाई, आप गूगल कर सर लें तो आपका आपको पॉइंट ये आ गया, तमाम चीजें आपका पॉइंट आ आपके गया। आबिश अली साहब 99 से शुरू करते हैं, मुख्तसर, टाइम तो बड़ा कम है। सियासतदानों को निकाला गया, जायज़ और नाजायज़ निकाला गया, लेकिन उनको फिर डील भी किया गया। मतलब मुशर्रफ साहब ने जब नवाज शरीफ साहब को निकाला तो उम्र कैद, फांसी वगैरह सब फाइनल फारिग करके उनको जलावतन कर दिया। डील करने का तरीका था कि यार इनको हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, बाहर भेज दें। सवाए भुट्टो साहब को सबको डील किया गया, बेनज़ीर साहब को इससे पहले जलावतन किया गया ज़िया साहब के दौर में। इसके बाद जब दोबारा नवाज शरीफ साहब हुए तो यही इल्ज़ाम लगता है कि उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाहर निकाल दिया। जो भी प्लेटलेट्स का मसला जो भी था, उनको था कि अगर ये जेल में कुछ इनके साथ हो गया, एक और भुट्टो पैदा हो जाएगा, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती का एलिमेंट ना आए ये वो। अब आपको लगता है कि इमरान खान को भी डील किया जाना चाहिए? देखें कामरान शाहिद भाई, इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस हैं अल-कादिर ट्रस्ट के लेकर और भी जो सीरियस किस्म के उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनको वो अदालतों में फेस करें। ये हमें दर्स देते थे नवाज शरीफ को कि फ़लान का हिसाब दो, फॉरेन फंडिंग का इन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया, इन पर इनके हिसाब मांगे तो ये हाजी कुदरतुल्लाह बन जाते हैं। बात ये जवाब दें वहाँ पर, अपनी एक एक पाई का जो इन्होंने अपने दौरे ज़माना में की, करप्शन की ईजाद, ये करप्शन की माँ हैं ये लोग। अभी जनाब मोहतरम फरमा रहे थे, हमें दर्स दिया इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का। शाहिद भाई वो रिकॉर्ड सेनेट का आपके इनको बताएं कि इमरान खान वाज द वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो नवाज शरीफ के साथ और मोहतरमा के साथ बैठकर उसने लंदन में वो तमाम वो मीटिंग्स भी अटेंड की और सिग्नेटरी है। और वायलेशन करते हैं आप सेनेट के इलेक्शन में, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं आप। नहीं, एक सेकंड शाहिद भाई, नहीं बहुत क्या देता, एक मिनट मैं लेता, मैं एक मिनट लेता। ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह नहीं होगा। आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आए, आपने उनके जरिए पार्लियामेंट को बेचा, आपने पॉलिटिकल चीजों को कंप्रोमाइज किया, आपने तमाम चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और आप कहते हैं कि हम जो मुर्जा सोलंकी साहब ने बाकी चीजें उनको छोड़ते हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि परसेप्शन है तहरीक इंसाफ में जब ट्रंप आएगा तो इमरान साहब आजाद होंगे। आंख खुल जाएगी शाहिद भाई, आंख खुल जाएगी। मैं एक बड़ी सही कह रहा हूं, ट्रंप आएगा तो आंख खुल जाएगी इंशाल्लाह। मैं एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, हमारा तो केस है कि ऑपरेशन नजीम चेंज, मुर्जा सोलंकी वगैरह सारे ये वो सपोर्टर थे ऑपरेशन नजीम चेंज के। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं कि मुझे मुर्जा सोलंकी बेचारे ऑपरेशन नजीम चेंज, उनकी क्या वो साफी है भाई, ये आए कैसे? अभी तक आपने अभी तक इमरान खान के अलावा कोई बात सुनी शाहिद भाई आए कैसे? उनका सवाल ही ऐसा था ना। मेरा सवाल ये आए कोई भी एक सवाल से लेकर अब तक उन्होंने मां सिवाय इमरान खान की जात के अलावा और कोई बहरे नहीं देखा। ये शाहिद भाई वो समझते हैं कैसे? वो समझते हैं, वो तो मानते हैं। देखिए मैं खत्म कर लूं ना, मैं खत्म कर, पूछे कि ये किसके साथ सुनिएगा, वो हमारे साथ। जी जी देखिए ना, मुर्जा सोलंकी साहब ने ये तो पूरी कहानी राम कहानी सुना दी ना। ठीक है, मैंने उनको चैलेंज भी कर दिया कि कोई सवाल नहीं। आपका कहा भी चैलेंज करना है। नहीं, देखिए बातें वकील है ना, बातें वो नहीं है। 85 से लेकर आज सारे बैठे हुए ना, सारे कह रहे हैं कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क का ये हाल किया है। मैं तो नहीं कह रहा ना, इन नवाज शरीफ को निकाला, मैंने तो निकाला था, मैं तो नहीं था उस वक्त। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना बड़ा ये चाह रहा हूं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो मिसाके पाकिस्तान फिलहाल तो भाई गड्ढापुर ने पुलिस एक्ट में तरमीम करके पावर सारी खुद ले ली है। अल्लाह खैर करे। मैं बताऊंगा कौन कौन सी गड्ढापुर है। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लॉयर जो है इस वक्त उनका चल रहा है सामने कि कौम को खुशखबरी मिलेगी। पता नहीं खुशखबरी क्या है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हो। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।